अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू आवर ट्रांसमिशन माह रमज़ान। आपके साथ हम पूरे 30 दिन, ऑलमोस्ट 30 दिन, अब बिल्कुल इख्तिताम पे आ चुका है रमज़ान। आई थिंक विद इन 2 days इंशाल्लाह ईद होगी, 2-3 दिन। तो आई होप आपने इन्जॉय किया होगा पूरी ट्रांसमिशन को। हमने तो बहुत इन्जॉय किया बिकॉज पूरी टीम जब एक साथ बैठ के इफ्तार करती है और वो सारी बातें और सब चीज़ें शेयर करते हैं, पूरा दिन कैसा गुजरा, कितना मुश्किल था आज का रोज़ा, कितना आसान था। सो इट इज़ लाइक एक बॉन्डिंग हो जाती है, स्पेशली इन रमज़ान के टाइम पे ना, बिकॉज एवरी टाइम एवरीबडी इज़ वर्किंग इन देयर ओन स्टेशन। सो एट दिस टाइम ये होता है कि पूरे एक कहते हैं दस्तरखान फैमिली की तरह बैठ के जब बातें कर रहे होते हैं, एंड देन बड़ा मज़ा आता है। मतलब मुझे तो बहुत मज़ा आता है बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द मंथ इन आवर लाइफ, स्पेशली माइन एंड डॉक्टर मोइज़, कि जहाँ पे हम सबके साथ बैठ के खाना खा रहे होते हैं, इज्तिमाई इफ्तार। और क्योंकि अक्सर ही होता है दैट वी आर ट्रैवलिंग, सो व्हेन वी आर ट्रैवलिंग तो कभी कभी होता है कि जी मैं लंच करने जा रही हूँ, फिर मैं क्लास में जा रही हूँ, फिर सर लंच करने जा रहे हैं, या कभी कभी हम क्लास के साथ करते हैं। बट ये एक फीलिंग जो है ना कि सबने बैठ के क्या है, ऑलवेज वेट फॉर द होल मंथ, और फिर मज़े मज़े खाने मतलब पकोड़े समोसे का जो सही मज़ा आता है ना, वो रमज़ान में आता है। पता नहीं क्या है, मतलब अजीब ही एक चीज़ है कि पकोड़े का, अच्छा पकोड़े का क्या कनेक्शन क्या है रमज़ान के साथ? I mean, I still fail to understand that कि भाई पकोड़े ही खाने हैं। अच्छा, मे बी इट्स रीजनल है। और माशाल्लाह अब तो फालसे भी आ गए, सो आई एम हैप्पी अबाउट दैट टू। एनीवे सर, आज का जो टॉपिक है वो हमने रखा है, वो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी रखना, कि एज बहैसियत एक लड़की, एक वुमेन, मेरे लिए बड़ा कहते हैं ना एक अलार्मिंग होता है। जैसी बर्थडे आती है ना, एवरीबडी इज एंजॉयिंग एंड आई एम एंजॉयिंग, और मैं कहती हूँ यार अब तो मैं ना उस तरफ जा रही हूँ कि अब मैंने 30s क्रॉस कर दिया है, अब मैं 35 की हो जाऊँगी, अब 5 साल के बाद मैं 40 की हो जाऊँगी। तो ये जो एज का एक नहीं नंबर चल रहा होता है, काउंटर चल रहा होता है आपको, तो आई थॉट लेट्स टॉक अबाउट इट एंड लेट्स डिस्कस विद एवरीबडी, बुढ़ापा, बुजुर्ग और बुजुर्गी। तो आई एम श्योर, और एक और चीज़ हुई है इस पूरे रमज़ान के अंदर, सोहेल भाई ने और सबने बैठ के मुझे उर्दू सिखा दी। इट्स नॉट दैट आई कैंट स्पीक उर्दू, आई कैन, but the problem is neither my English is good nor Urdu. So बेसिक उर्दू सही नहीं है, बिकॉज बेसिक उर्दू सही है, जो मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज है जो आम तौर पे इस्तेमाल नहीं किए जाते, until you read poetry or you read novels. एक टिप बिफोर हम स्टार्ट करें, जो सोहेल भाई ने कहा, अगर अपनी उर्दू अच्छी करनी है आपने तो 45 मिनट तक या 1 घंटे तक उर्दू की किताब पढ़ लें या कोई अखबार पढ़ लें उर्दू का, आपकी उर्दू अच्छी हो जाएगी। तो मैं करना शुरू किया, 1 घंटा बोला था, मैं 45 मिनट तक पहुंची। एनीवे, तो सर ये जो काउंटर चल रहा होता है एज का, इसके बारे में बताइए, क्योंकि अक्सर आपसे कोई पूछता है आप कितने साल के, तो आपका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। वो आज से कुछ साल पहले, अस्सलाम वालेकुम, आज से कुछ साल पहले मेरा एक भतीजा है, हुसैन नाम है उसका, तो अंग्रेज़ है, ज़ाहिर है अमेरिका में पैदा हुआ, वहीं रहता है, मेरे ख्याल में 10 साल का होगा, कराची आया था, तो एक वर्कशॉप में आया, उनको बड़ा इंटरेस्ट है वर्कशॉप करने में, तो मुझे कहता है अच्छा व्हाट इज़ योर एज। तो मुझे भी ज़रा मजाक सूझी, मैंने कहा देखो माई क्रोनोलॉजिकल एज इज़ 58, उस ज़माने 58 था, 58 ईयर्स, माई बायोलॉजिकल एज इज़ 24 एंड माई स्पिरिचुअल एज मे बी इज़ 1 मिलियन ईयर्स। तो वो बच्चा चौंक गया कि क्या कह रहे हैं, स्पिरिचुअल एज क्या होती है, बायोलॉजिकल क्या होती है, और क्रोनोलॉजिकल बेसिकली कैलेंडर एज होती है। हमारे साल जो मनाते हैं बर्थडेज, वो कैलेंडर एज से, इतने साल गुजर गए, कैलेंडर ने मुझे कहा कि मैं अब 58 का हूँ। बायोलॉजिकल मैंने 24 इसलिए कहा कि उस इवेंट से चंद दिन पहले हर साल मैं एक हेल्थ चेक पे जाता हूँ, तो मेरा जो कार्डियोलॉजिस्ट था उसने मेरा जो इको वगैरह करने के बाद कहा यार ये तो 20 साल का जवान दिल है, माशाल्लाह। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा दिल तो मेरा जवान है, तो मैंने इसलिए 24 कहा उसको। अच्छा, इस पे भी वर्ड प्ले कर रहे हैं वैसे। हाँ, दिल तो मेरा जवान है। और फिर जो रूहानी एज हमें क्या पता, हम बेसिकली कांप से थे, यहाँ तो दुनिया में आए ना, यहाँ तो क्रोनोलॉजिकल एज होगी, असल जो हमारी हकीकत रूह है वो कितनी पुरानी हमको नहीं पता। फिर मैंने उसको समझाया। तो आमतौर पर हम जिंदगी में क्रोनोलॉजिकल एज को देख कर फिर डिटर्मिन करते कि अब यार ये जवान हो गया और ये उदेर उम्र हुआ और अब ये बुढ़ापा आ गया, राइट। तो इस तरह हम करते हैं, ज़ईफ़ हो गया, उम्र बढ़ गई। हमारे यहाँ कुछ चीज़ें हमें समझना बहुत ज़रूरी है। बुढ़ापा, बुजुर्ग और बुजुर्गी ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज उम्र आपको बूढ़ा करती है,
मगर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जवानी में बूढ़े हो जाते हैं, और कुछ बूढ़े ऐसे हैं कि बुढ़ापे में भी जवान होते हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली ये होता है सर। एक दफ़ा मैंने किस्सा शायद बताया था, कहानी भी सुनाई थी। अभी रिसेंटली हम लोग एक वर्कशॉप कर रहे थे एक बैंक के लिए, हैप्पीनेस पे। उस दिन भी मैंने कहानी बताई, और ये एक तहकीक, एक स्टडी है, उसमें बड़ा काम हुआ है कि वो लोग जो लंबी उम्र जीते हैं और लोग जो जल्दी मर जाते हैं, तो अपार्ट फ्रॉम बीमारियां, जेनेटिकल डिस्पोजिशंस वगैरह के अलावा एक्सीडेंट्स, उन्होंने जो एक चीज डिटरमिन की कि सबसे ज़्यादा लोग जो जिंदा रहेंगे उसमें 2 ग्रुप्स को उन्होंने सबसे ज़्यादा मार्क्स दिए। एक वो कि जो लोगों के साथ दोस्तियां करता है और दोस्तों में रहता है, सोशल, या रिश्तेदार या दोस्तों मिलना, पार्क में जाके बैठना, गपशप करना, और एक वो जिसके रिश्ते बड़े मुस्तहकम होते हैं, मसलन घर वालों के साथ, पड़ोसियों के साथ। ये सोशल के अलावा है। सोशल में तो कोई भी आ सकता ना, इसमें वो जो रिश्ते, जो आपका इनर सर्कल है वो बड़ा स्ट्रांग होता है। तो कहा कि ये 2 लोग ऐसे हैं, ये 2 ग्रुप ऐसे हैं कि जिनकी उम्र इसलिए बड़ी होगी या ज़्यादा होगी बिकॉज इनके जिस्म के ऊपर बुढ़ापे के असरात कम से कम होते हैं। ठीक है, जो सोशल होता है या जो रिश्तों को मेंटेन करता है। तो इस हवाले से वो मैं एक दफ़ा कह रहा था कि एक पार्क में एक शख्स बैठा था, तो किसी ने जाके पूछा आपकी एज क्या है, उसने कहा 60 साल। इतने में एक दूसरा आदमी उसके पास आके बैठ गया, उसका दोस्त था, तो उसने उससे पूछा कि आपकी क्या एज है, उसने कहा मेरी भी लगभग 60 है। इतने में एक तीसरा दोस्त आ गया, तीनों दोस्त रोज़ पार्क में बैठते थे। उससे इसने पूछा सर आपकी उम्र क्या, उसने कहा 60 साल। उसने कहा नहीं सर, अब आप तीनों की उम्र जो है वो 20-20 साल है, बिकॉज 60 साल को 3 में डिवाइड कर लो तो तीनों 20-20 साल है। यानी मतलब ये है कि जिस तरह आप रिश्ते मेंटेन करते हैं, दोस्तियां मेंटेन करते हैं, सोशल इंटरेक्शन आपका होता है, वो आपको बूढ़ा नहीं होने देता या आपकी ज़िंदगी को ज़िंदगी में बरकत देता है। बिकॉज आप टेंशन, स्ट्रेस, सबसे ज़्यादा चीज़ जो मारती है वो तन्हाई मारती है, लोग लोनलीनेस, तन्हाई। तो सबसे ज़्यादा जो मारती है तन्हाई मारती है। तो डेफिनेटली इस बात को सुनने के बाद आप सब सोशलाइज करना शुरू कर दें, बिकॉज दैट इज़ वन थिंग दैट विल हेल्प यू टू बी हेल्दी एंड डेफिनेटली हैप्पी एंड वेल्दी टू। अभी हम जाएंगे, हम देखेंगे आगा अब्बास साहब को। जब हम वापस आएंगे तो हम डॉक्टर मोई से पूछूंगी ये बात कि थॉट का क्या कमाल है, क्या थॉट हमारी फिजियोलॉजिकल जो है ना स्किन वगैरह, झुर्रियाँ वगैरह आती हैं, उस पर असरअंदाज करता है या नहीं, और क्या अगर हम अपने थॉट को क्रिएटिव और विजुअलाइज क्रिएटिवली करेंगे तो क्या हमारा दिल बच्चे की तरह रहेगा। सो कीप वॉचिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, रमज़ान में उम्मत मुस्लिमा बड़े फ़ायदे हासिल करती है कि अपनी ग़िज़ा को इतना कंट्रोल करते हैं, और बहुत सारे लोग तो बड़े बेनिफिट्स हासिल करते हैं। वो रोज़े की रूह को समझ जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि जब हमने इतनी मेहनत से रोज़ा रखा है तो अफ्तारी के बाद भी हमें ज़्यादा नहीं खाना है। वो बड़ा लिमिटेड खाते हैं, बड़ा सोच समझ के खाते हैं, अपनी सेहत को कंट्रोल में रखते हैं, अपनी सेहत को इम्प्रूव करते हैं। और फिर रमज़ान ख़त्म होने के बाद जैसे ही माह रमज़ान जाता है तो वो गलती क्या करते हैं, वो सही से वापस दोबारा खाना पीना शुरू कर देते हैं। नहीं, ये गलती आपने नहीं करनी है। आपने जैसे रमज़ान में मेंटेन रखा है अपनी सेहत को, अपने खाने पीने को कंट्रोल में रखा, यही कंट्रोल आपको माह रमज़ान के रुखसत होने के बाद भी कायम रखना है। और अगर मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं, यूके में एक मॉर्निंग शो था, उसमें मैंने देखा कि एक 2 साइंटिस्ट आए। 2 साइंटिस्ट जब उसमें आए और वो अपने साथ एक ट्रॉली भी लेके आए, कुछ उस पर खाना पीना की चीज़ें उसमें रखी हुई थी। तो वो जो साइंटिस्ट जैसे ही एंट्री उन्होंने दी उस मॉर्निंग शो में, तो होस्ट ने उनकी तारुफ इस तरह से कराया कि ये 2 साइंटिस्ट हमारे मुल्क के बहुत बड़े बड़े आए हैं, और एक साइंटिस्ट का दावा है कि 150 साल इंसान बग़ैर बीमार पड़े रह सकता है और बीमारी नहीं पड़ेगा। और दूसरे साइंटिस्ट का दावा यह था कि 250 साल इंसान बग़ैर बीमार पड़े मौजूद रह सकता है, ज़िंदा रह सकता है। तो बहुत क्लैपिंग हुई, ऑडियंस बैठे थे, ऑडियंस उड़ गए इस बात को सुन के, बड़ी क्लैपिंग की उन्होंने। कहा साहब ये तो कमाल की बात है, बताएंगे आज। तो उन साइंसदानों से, पहले साइंसदान से उसने सवाल किया, होस्ट ने, कहने लगे साहब आपका दावा है कि 150 साल इंसान बग़ैर बीमार पड़े ज़िंदा रह सकता है, बीमार ही नहीं पड़ेगा, ये तो कमाल की बात हो गई, इसका नुस्खा बताइए, क्या है तरीक़ेकार। तो उसने कहा कि साहब देखिए, मेरी रिसर्च है कि जैसे ही सूरज उगता है उस टाइम आप खाना खा लीजिए, और जब सूरज तुलू हो जाता है, गुरूब हो जाता है, गुरूब के वक्त आप थोड़ा सा खाइए, और अगर आपको बीच में भूख लगती है तो एक हैप्पी मील छोटी सी आप ले लें।
तो उस होस्ट ने कहा ये तो जस्ट लाइक ए मुसलमानों का ब्रेकफास्ट यानी कि रोज़ा, ये तो इस तरह की बात हो गई। तो उसने कहा मुझे तो नहीं पता कि मुसलमानों का ब्रेकफास्ट इस तरह का। उसने कहा मेरी रिसर्च ये है, साइंस ये कहती है सूरज के तुलू होते टाइम आप थोड़ा सा खाइए और गुरूब होते टाइम खाइए, यही हमारा ब्रेकफास्ट, यही हमारा रोज़ा, यही हमारा इस्लाम हमें सिखा रहा है कि अगर आप 150 साल ज़िंदा रहना चाहते हैं बग़ैर बीमार पड़े, 250 साल बग़ैर बीमार पड़े ज़िंदा रहना चाहते हैं, तो आप अपने खाने का सिस्टम ऐसा रखिए सुबह और रात, जब तक सूरज रहेगा उस वक्त तक आपका यह स्टमक बेहतरीन वर्किंग करता रहेगा और आपको अच्छा रिज़ल्ट बना के देता रहेगा। अच्छा, फिर उसने जो ट्रॉली पे लेके आए थे वो चीज़ें, उस होस्ट ने पूछा कि साहब ये जो ट्रॉली पे आपके चीज़ें मौजूद हैं तो आप ये भी बता सकेंगे कि खाने में खाना क्या है सुबह और शाम। उसने कहा हाँ जी मैं बिल्कुल बताऊंगा। उसने बताया कि साहब 1 कप में दूध है और 2 बॉयल अंडे हैं और थोड़े से बीन्स हैं बॉयल, या जैसे सेम की फली है, ककड़ी है, गाजर है, इस तरह की 2-3 सब्जियां कटी हुई वो इतनी सी रखी हैं। और उसने कहा जी ड्राई फ्रूट में थोड़े से अखरोट के दाने रखे हैं, थोड़े से बादाम के 2-4 दाने रखे हैं, 2-4 पिस्ते के दाने। उसने कहा ड्राई फ्रूट को आगे पीछे आप थोड़ा सा चेंज कर लें लेकिन इतना सा खाना है, और 2 ब्रेड के पीस रखे हैं। और उसने कहा जी 1 चिकन का पीस आपने 2 दिन के बाद इतना सा ले लेना है। उसने कहा ये आपका सुबह का हो गया। उसने कहा ये तो बहुत कम है। उसने कहा बस ऐसा ही है। उसने कहा ये आपने लेना है, बीच में आप एक हैप्पी मील ले लें। हैप्पी मील क्या है, आपको भूख लगी 1 सेब खा लिया, दोपहर में आपको भूख लगी 1 केला या 2 केले खा लिया आपने, कोई सा भी फ्रूट आप ले सकते हैं। और उसने कहा पानी वानी पिएं आप, जैसे आपको प्यास लगे, जब प्यास लगे पानी पी लें आप। तो फिर उसने कहा आप एक्टिविटी सारी आप घर में रखें, बाहर रखें, जहाँ भी आपका कामकाज है। उसके बाद मगरिब होने के टाइम पर आप अपना रात का खाना इसी तरह का थोड़ा सा खा लीजिए आप, और बिस्तरे आराम पर आप शिकम शेर होकर ना जाएं। उसने इस बात से टोका। उसने कहा जी पेट भर के आप बिस्तरे आराम पे ना जाएं, वो आपके लिए नुकसानदेह, आपको मरीज़ बना देगा दिल का। तो ये बातें बड़ी अजीब लगी उनको, वो हैरत ज़दा हो गए कि साहब ये तो बड़ी कमाल की बातें हैं। और हमारा इस्लाम भी यही चीज़ें सिखा रहा है, जो साइंस आज रिसर्च करके पहुंच रही है। ये हमारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमा दिया कि लिमिटेड खाइए, बहुत कम खाइए, जितना कम खाएंगे उतना फ़ायदे में रहेंगे। मैदे के 3 पोर्शन कीजिए, सरकार का हुक्म है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि मैदे के 3 पोर्शन कीजिए, एक ग़िज़ा के लिए, एक पानी के लिए, एक हवा के लिए। जब 3 पोर्शन किए तो ग़िज़ा का जो रेशो बनता है वो 33.3 बनता है, यानी कि आधे से भी कम। अच्छा, ये बात हो रही थी तो दूसरे साइंसदान से उन्होंने पूछा कि साहब आपका दावा है कि 250 साल इंसान ज़िंदा रह सकता है बग़ैर बीमार पड़े, तो वो कैसे? उन्होंने कहा बिल्कुल इसी तरीके से खाना पीना है, लेकिन पहले दिन जब आपने सुबह खा लिया और उस दिन शाम को आपने खा लिया, दूसरे दिन का जो सुबह का खाना है उसको स्किप कर दें आप, और दूसरे दिन शाम को आप खा लें लेकिन सुबह वाला स्किप कर दें। यानी कि उस होस्ट ने कहा कि 2 दिन में आप 3 मरतबा कह रहे हैं कि सिर्फ खाना खाइए। उसने कहा हाँ, और इसी तरह लिमिटेड खाइए। उसने कहा बिल्कुल ऐसा ही है, 250 साल ज़िंदा रह सकते हैं। तो मैं अर्ज़ करूँगा मौलाए मुत्तक़ियान अली अलैहिस्सलाम इसी तरह ग़िज़ा को तनावुल फरमाते थे 2 दिन में सिर्फ 3 मरतबा। तो आज मुसलमानों को क्या कुछ नहीं गिफ्ट मिला है, मुसलमानों को क्या कैसे कैसे तोहफ़े रसूल और उनकी आल ने दिए हैं। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हो। हमें इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट से जो हमें ज़िंदगी भर प्रोटेक्ट करते हैं, हमें किसी तबीब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम इन बातों पर अमल करें। ये बहुत बातें कीमती हैं, ये बहुत बातें अहम हैं। आप अपनी सेहत के साथ ज़िंदगी आराम से बसर कर सकते हैं बग़ैर किसी तकलीफ़ और रंज व गम के, लेकिन इन बातों पे अमल करना ज़रा मुश्किल है। जब आप रमज़ान में ये प्रैक्टिस करके बैठ गए हैं तो इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर लीजिए। आप थोड़ा सा कंटिन्यू आप रमज़ान के बाद कर लें, हिम्मत की ज़रूरत है, थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं, हौसला दिखाएं, कंटिन्यू करेंगे तो आप यकीन जानें मुसलमान जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, ये दुनिया में बहुत उरूज हासिल कर सकती है। वेलकम बैक नाजरीन, और आई एम श्योर यू एंजॉयड वाचिंग आगा अब्बास साहब। अच्छा सर, हम बात कर रहे थे थॉट का, हमारी सोच का, हमारी जो फिजियोलॉजी है उस पर कितना अफेक्ट पड़ता है, तो झुर्रियाँ हो जाना, घुटनों में दर्द हो जाना, और क्या थॉट का कोई ताल्लुक है भी कि नहीं है? देखिए दोस्तों, ये जो एजिंग प्रोसेस है ये तो इन बिल्ड है आपके सेल्स के अंदर।
अल्लाह ताला ने एक प्रोग्राम रखा है, वो प्रोग्राम एक्टिव होता है। अब स्पीड ऑफ एजिंग डिपेंड करती है थॉट पे। ठीक है। जितनी नेगेटिव थिंकिंग, जितनी पॉजिटिव थिंकिंग, दोनों में फ़र्क है कि पॉजिटिव थिंकिंग में इंसान खुश रहे, दूसरों को खुश रखे, हर चीज़ में मुस्बत पहलू देखे, तो उसकी थॉट जो है वो एजिंग प्रोसेस को स्लो करती है। वैसे तो दुनिया के डॉक्टर्स मानते हैं इस चीज़ को कि पॉजिटिव थिंकिंग आपकी पूरी बायोलॉजी पे और आपकी पूरी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी और न्यूरोलॉजी पे असर करती है, राइट? आपके निज़ाम हज़म पे, आपके दिल के निज़ाम पे, आपके फेफड़ों पे, आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा असर करती है। आप देखिए, जो शख्स अंदर से खुश होगा उसके चेहरे पे एक रौनक होगी, हाँ। और अंदर से खुश नहीं होगा तो उसके चेहरे पे पता चल जाएगा कि खुश नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि आईज और फेस इज़ द विंडो ऑफ द सोल। जो कैफियत अंदर है वो आंखों से और चेहरे पे ज़ाहिर होती है। तो एक तो पॉजिटिव थॉट, और थॉट पॉजिटिव के साथ साथ इंसान हर हाल में खुश रहना सीखे। सही। कम मिले तो भी खुश, स्टेट ऑफ माइंड। तो शुक्रगुजारी आ गई स्टेट ऑफ माइंड में, तो शुक्रगुजारी का ये कॉन्सेप्ट भी आता है। दूसरा चीज़ जो आई थिंक हमें समझना होगा वो ये होगा कि हमें जो बूढ़ा करती है वो ये सोच के मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। ओके। भाई अल्लाह इतनी उम्र हो गई, अब लोगों ने कहा यार आपकी इतनी उम्र हो गई, अब कितना जियोगे हो? लोग कहते हैं ना, वो एक रियल वाक़या है। हमारा ऑफिस है, इंस्टीट्यूट है, और वहाँ पे हमें 2013 में पता चला कि किसी ने जाली कागजात बनाकर उस पर केस करने की कोशिश की। तो एक बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट के ऑफिस में बैठा, जिसकी ऑफिस का एक क्लर्क इन्वॉल्व था वो जाली डॉक्यूमेंट्स में। तो वो मुझे जानता था, मैंने उससे बातचीत की, तो मुझे पता है क्या कहता है वो, सर मुकाव कर ले, कुछ लेन देन कर ले। मैंने कहा मेरी जगह है, मैंने खरीदी है 2005 में, मैं मालिक हूँ, मैं इसके कैसे उसको पैसे दूँ, किस बात के पैसे दूँ? मुझे पता है क्या कहता है, सर अब आपकी उम्र तो होने वाली है, कितने जिएंगे आप? मैंने कहा मेरे बाद मेरे बच्चे लड़ेंगे और उसके बाद उनके बच्चे लड़ेंगे, मगर मैं हक के लिए एक कदम पीछे नहीं हटूंगा। बोल के आया उसको। और ये फैक्ट है कि हमारे मुल्क में इंसाफ बरसों, मुझे भी पता नहीं 2013 अब 2022 से कितने साल हो गए, कोई इंसाफ नहीं मिला। एनीवे, तो बताना क्या था मुझे कि लोग आपको मार देते। बिल्कुल। और एक दफ़ा ये हुआ कि हम थे थाईलैंड में, मैं और डॉक्टर मोइस, तो वहाँ पे थी जेट स्कीइंग की थी ना आपने। सो अब मैं थोड़ी सी, मैं बनती बड़ी पैराग्लाइडिंग की थी। अब मैं बनती बड़ी शेरू लोग के, मतलब रूज तो कर लेगी सब कुछ, लेकिन वहाँ जैसे ही मैंने देखा मैं पीछे हो गया, मैं तो नहीं, मेरे हमसे ना हो पाए, वरना मैं तो नहीं जा रही। तो फिर नेक्स्ट डे हम जाना था, हमें एक दिन पहले मैंने मना कर दिया, मैं नहीं जा रही। तो अब ना ही इज पुशिंग मी कि नहीं तुम कर लो हो जाएगा, एक सेकंड का डर है, निकल जाएगा। मैं कहा मैं कर ही नहीं सकती भाई, मुझे डर लगता है। सो अशवान सेड, you know, you're forcing your dad at the age whatever, the age 63, you're forcing your dad is 63, and Dr. Moise said, so I'm 63, so I can't do that. And he went and he did that, and the person who was with you, उसने कहा यार आपने बड़े ही मजे से enjoy करके की, हमने वीडियो भी चढ़ाई थी। So you don't let, I have observed this, that you don't let the age or the number stop you from doing the things. Because age is just a number, ना? age तो कुछ नहीं है, नंबर है खाली। मैंने अभी कहा ना कि कुछ लोग जवानी में बूढ़े हो जाते हैं, कुछ बुढ़ापे में जवान रहते हैं। बिल्कुल। ये इंसान का स्टेट ऑफ माइंड है। ठीक, अगर आप 24 घंटे या मेरा ये खा गया, कल क्या होगा, नाउमीदी में इंसान रहता है, तो बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। बिल्कुल। और अगर इंसान खुश रहे और शुक्र अदा करता रहे कि मेरे पास तो बहुत कुछ है, लोगों के पास कुछ नहीं है, तो वो हमेशा खुश रहेगा, तो बुढ़ापा नहीं आएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ जो बड़ी ज़रूरी, क्योंकि हमने कहा था बुढ़ापा बुजुर्ग और बुजुर्गी, इसको कनेक्ट करना बड़ा ज़रूरी। अगर टाइम हो तो ठीक है, तो बाद में करेंगे। कनेक्ट हम योगी वजाहत का सेगमेंट देखकर आएंगे, और मुझे मैच्योरिटी और बुढ़ापे पे भी डॉक्टर मोइस से बात करनी है। सो गो एंड वॉच योगी वजाहत। व्हेन वील कम बैक वी गोना कीप दिस इंटरेस्टिंग डिस्कशन गोइंग, सो कीप वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं योगी वजाहत। कौन है जो नहीं चाहता कि वो खूबसूरत नज़र आए, बेहतरीन नज़र आए, यंग नज़र आए। योगा में रिवर्स एजिंग, एंटी एजिंग के लिए कुछ पोज हैं, मखसूस पोज हैं जो आपको बहुत यंग बना देते हैं और बेहतर बना देते हैं। लेकिन कुछ पोज हैं जो आपके फेशियल योगा के लिए बहुत अच्छे हैं। तो फेशियल योगा के लिए हर वो पोज जो जिसमें आपका सर नीचे की तरफ झुकता है बड़ा फ़ायदा देता है। मैं चंद पोज आपके लिए कर रहा हूँ, आप उनको करके अपने आप को बहुत बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले तो आप सिंपल एक पोज कीजिए, जैसे ये वज्रासन है, मैं इसमें बैठ गया। इस पोज में मैंने बैठने के बाद अपने आप को थोड़ा सा इस तरह रखा कि आपको सामने से नज़र आए कि मैं वज्र में बैठा था, वज्रासन में इस तरह बैठा था। लेकिन वज्रासन में बैठने के बाद अपने हाथों को आगे लाया
और मैंने अपने दोनों हाथों को इस तरह क्रॉस करने के बाद अपना सर यहाँ रख दिया, बस। थोड़ी देर तक आप रुकेंगे तो आप नोट करेंगे कि आपके साइनस जो है, साइनोसाइटिस, जो नाक बंद हो रही है वो भी खुल जाएगी और आपके चेहरे के मसल्स बेहतर हो जाएंगे। अब इसी पोज को अगर मैं यहाँ से आपको करके दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह बनेगा। गुड। इस बेसिक पोज को और ज़्यादा बेनिफिशियल बनाने के लिए हम एक और अंदाज इख्तियार करते हैं। अपने सर को इस तरह रखिए और अपने दोनों पैरों को, जो आपने थोड़ा सा फासले में रखा था, अब नी को उठाते हुए अपने पंजों पे आ जाइए। आप चाहें तो अपने आप को हल्का सा हील को दबा भी सकते हैं, लेकिन इसमें क्योंकि ये डॉग स्ट्रेच नहीं है इसलिए सिर्फ फेस के ऊपर फोकस है। हम चाहेंगे कि इस तरह आप रुकें डॉल्फिन अंदाज में। इसी में एक और बहुत ही बेहतरीन पोज है जो आपके लिवर के लिए भी अच्छा है, आपके जिगर के लिए बहुत अच्छा है, चाहे वो फैटी लिवर हो या किसी अंदाज में भी आप इसको बेहतर से बेहतर कर देंगे। लेकिन ये आपके फेस के लिए भी अच्छा है, लिहाजा डॉग स्ट्रेच को हम एंटी एजिंग के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। मेरी हील भी फ्लोर पे लगी हुई है और मैं इस तरह रुका। गो के योगा में सर के बल खड़ा होना एक ऐसा पोज है जो कि जहन को ब्रेन को जो हमारे ब्लड देते हैं, जहन को जो हमारा खून का दौरानिया है वो उससे बढ़ाता है। याददाश्त के लिए भी अच्छा है लेकिन फेस के लिए भी अच्छा है। मैं उसके दरमियान में, क्योंकि हेड स्टैंड में थोड़ा सा सर्वाइकल पे ज़्यादा प्रेशर आता है, तो उसको दूर करते हुए अगर मैं आपको पोज बताना चाहूँ जो कि मुझे बहुत पसंद है, तो यहाँ कोई नरम चीज़ रख लीजिए। इस तरह अपने सर को लाइए, अपने दोनों हाथों को साइड में रखिए, आराम से उठिए, एक पैर को यहाँ आराम से और दूसरे को यहाँ रख के आराम से इस तरह रुके रहिए। देखिए, खूबसूरत होने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा और बहुत कुछ ऐसे अंदाज होंगे जिनको देख के लगता होगा जैसे हम हैं चलो वही ठीक है। इसलिए कि आज जो लोग हमें बड़े हंसी नज़र आते हैं, जाने उन्होंने क्या क्या किया होगा, लेकिन हमें ऐसे भी हंसी आते हैं, खूबसूरत लोग नज़र आते हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, इसलिए कि मुसव्विर ने उनको बनाया ही खूबसूरत है। अव्वल तो कोशिश कीजिए जैसे मुसव्विर ने बनाया है उस पर मुतमिन रहिए, उसको इतना खूबसूरत बना लीजिए अपने किरदार से कोई ना आपका रंग देखे, ना कोई आपका रूप, कोई देखे तो आपका किरदार देखे। अब यहाँ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक नाजरीन, और आपने देखा योगी वजाहत को और हम कंटिन्यू करते हैं अपने डिस्कशन को। पहले तो बताएं कि आप जो बात कर रहे थे कि हमें इन 3 चीज़ों को जोड़ना है, पहले आप उसका जवाब देखें। अगर एक शख्स की उम्र बढ़ती है तो हम उससे कहते हैं कि बुढ़ापा आ गया। सही। और बूढ़े इंसान को अकीदत में और इज्जत में हम कहते हैं बुजुर्ग। हर बुजुर्ग बुजुर्गी नहीं रखता। बुजुर्ग हम इज्जत से कहते हैं, बुजुर्ग है, बुजुर्ग का मतलब बड़ी उम्र का है, ठीक है, हम बुजुर्ग लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। बुजुर्गी आती है दानाई के बाद, हिकमत के बाद, इल्म के बाद। तो हम ये कई दफ़ा बुजुर्ग होते हैं तो वो कहते हैं जी ये बाल हमने धूप में सफ़ेद नहीं किए। भाई आपने धूप में ही सफ़ेद किए। जब आपको ये नहीं पता कि आपके वोट का हक किसको देना है, आपने अपने बच्चों के हक कैसे देने, आपने अपने बच्चों को तरबियत कैसी करनी के फ़ैसले करे, आपने ज़िंदगी में कुछ देखा नहीं, कुछ समझा नहीं, तो बाल फिर धूप में ही सफ़ेद किए। ज़रूरी नहीं कि आपका किया हुआ फ़ैसला सही हो। कई दफ़ा ऐसे भी होता ना, मेरी उम्र गुजर गई, मैंने इतने माह साल देखे। नहीं, जो एक्चुअल बुजुर्गी जिसमें होती है उसमें दानाई और हिकमत होती है, इल्म होता है उसके पास।
और ऐसे शख्स जब फैसले करते हैं वो फैसले सही होते हैं। तो हमारे माशरे में बहुत सारे ऐसे बुज़ुर्ग हैं जिनमें बुज़ुर्गी भी है, अच्छा फिर इबादत गुजार भी होते हैं, अल्लाह की तरफ रुजू भी करते हैं। तो सिर्फ ये नहीं कि ज़िंदगी गुजर गई आपकी, आपने एक शख्स है वो अगर लेथ मशीन पे काम करता है और 40 साल उसने काम किया और बूढ़ा हो गया है, तो उसके पास सिर्फ लेथ मशीन का ही तजर्बा होगा, वो मशीन नहीं बना सकता, मशीन नहीं, प्लस दुनिया का तजर्बा नहीं। बिल्कुल। अच्छा सर, इसी बात में जो मैंने मैच्योरिटी वाला क्वेश्चन में छोड़ गई थी आपके पास, अक्सर देखा जाता है कि एक शख्स है जो डेफिनेटली विद टाइम जनरेशन गैप बढ़ता जा रहा है, सही। तो एक बच्चा है, फॉर एग्जांपल मैं हूँ, अ लॉट ऑफ पीपल, मैं अपनी बात इसलिए करूँगी कि मैंने ये खुद पर्सनली ये चीज़ फील की है और लोगों को बोलते हुए सुना है, मेरे पीछे मेरे सामने भी, कि ठीक है शी इज़ डूइंग एवरीथिंग विद डॉक्टर मोइस, तो हम है स्टेज पर आ रही है, वरना हम बच्चे की बात क्यों सुने। सो आपको लगता है कि एज की साथ मैच्योरिटी का कोई ताल्लुक है? आपने सिर्फ बात की धूप में बात सफेद नहीं किया। गुरूज, कई दफ़ा उम्र रसीदा लोगों में दानाई नहीं होती, मैच्योरिटी नहीं होती, और मैंने छोटी उम्र के नौजवानों में बड़ी मैच्योरिटी देखी। मैच्योरिटी का मतलब यह है कि आप किसी एक चीज़ को मुख्तलिफ जावियों से देखें और अपने जज्बात शामिल ना हो। ओके, इसको मैच्योरिटी कहते हैं। यानी लॉजिकल तरीके से चीज़ें सॉल्व करनी, इमोशंस को हटा देने का, तो वो लॉजिक उसका होता है। अब इसमें उम्र का कोई ताल्लुक नहीं है, मगर हमारे बहुत सारे जो बुज़ुर्ग हैं माशाल्लाह उसमें मैच्योरिटी होती है, मगर बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें नहीं होती। मैच्योरिटी के लिए एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है। ओके, सिचुएशंस एक्सपोजर, नहीं कि आपके पास तालीम हो, आप अनपढ़ हो मगर आप में मैच्योरिटी होगी, और पढ़े लिखों में मैच्योरिटी होती है। एक्सपोजर टू डिफरेंट सिचुएशंस इन लाइफ। एक गांव में रहने वाला शख्स जो है वो अगर उसको सिचुएशन ज़िंदगी में ऐसी आती है जिसको वो फेस करता है तो वो उसको मैच्योर कर देती है। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं पाकिस्तान में जो लोग हैं बहुत स्ट्रीट स्मार्ट है, बहुत स्ट्रीट स्मार्ट है। हाँ, इज बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर दे हैव। मतलब आपको सर्वाइवल की बात है ना पाकिस्तान में, हाँ, तो आप स्ट्रीट स्मार्ट हो गए, तो मैच्योरिटी आ जाती है आपकी। बहरहाल हमारा कहने का मकसद ये है कि बहुत सारे हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनमें बुज़ुर्गी नहीं है, एक कहानी सिर्फ बुज़ुर्ग है। तो मुझे कहानी याद आ रही थी, अभी आती रह गई मेरे ज़हन से। चलो कोई बात नहीं, हम जाके देखेंगे डॉक्टर मोइस की आदत और आके पूछेंगे कि एक चीज़ हम देखते चले, हमने बात की तो एज की, लेकिन अब थोड़ी पॉलिटिकल बात करते हो। पॉलिटिकल बात ये करेंगे कि वो पॉलिटिशियन जो 40-40, 50-50 साल के से हमारे पॉलिटिशियन हैं, क्या सिर्फ इसलिए कि वो 40 साल से पॉलिटिशियन है, the length of the time that they held the office, that means they are good? So we're going to come back and talk to Dr. Moiz about it. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बीच में मेरी आदत है कि दिन में सारे 8-9 घंटे 10 घंटे ऑफिस में होता हूँ, तो बीच में नमाज की ब्रेक के अलावा थोड़ी देर के लिए मैं ब्रेक लेकर कोई किताब पढ़ता हूँ। यही मैं रात को सोने से पहले भी पढ़ लेता हूँ किताब से आपका ताल्लुक गहरा होना चाहिए, खासकर अपने बच्चों में आदत डालें। ये आप उनको मोबाइल फ़ोन दे देते हैं, ठीक है दे दें, मगर साथ साथ किताब भी ज़रूर दें। किताब पढ़ने से इल्म में इजाफा होता है, किताब पढ़ने से जहन में वसअत पैदा होती है, नए आइडियाज़ नए ख्यालात आते हैं और आपका एक ताल्लुक बनता है इल्म के साथ किताब के थ्रू। और ये बड़ी लाइवली चीज़, आपको पता है जब आप इस किताब को हाथ लगाते हैं और मोबाइल को हाथ लगाते हैं, दोनों में बड़ा फ़र्क है। ये फितरत से बड़ी करीब है, किताब फितरत से बहुत करीब है, नेचर से बहुत करीब है। तो कोशिश करें कि रात को सोने से पहले या दिन में किसी वक्त देखिए ये किताब में पढ़ रहा हूँ, लाइफ पावर एंड हाउ टू यूज इट। तो ये किताब पढ़ने की थोड़ी सी आदत डालें, ये आदत मेरे में है। आप में से अगर जो भी आपको आदत पसंद हो, एक आदत अपनाएं, 42 दिन तक करें और फिर उसके बाद देखिए कितना फ़र्क पड़ता है आपकी लाइफ में। थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक नाजरीन, आपने देखी डॉक्टर मोइस की एक आदत। और अभी हम डॉक्टर मोइस से जो बात करने वाले वो ये है कि थोड़ी कंट्रोवर्शियल ना हो जाए बात, लेकिन ये मेरा अपना नुक्ता नज़र है, मतलब मेरा अपना क्वेश्चन, पर्सनल क्वेश्चन है कि हम देखते हैं कि जिस तरह आपने बात की, बहुत सारे लोग बोलते हैं जी मैं इस धरती पे 100 साल से हूँ और मैंने ये बाल जो है ना आपने कहा धूप पे नहीं सुखाए, तो इससे दानाई का कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। इसी तरह जो हम बात करते हैं उन लोगों की जो ऑफिसेज में होते हैं, राइट, और स्पेशली उन ऑफिसेज में जो इस मुल्क को चला रही है, पॉलिटिकल ऑफिसेज में। अब वो कहते हैं कि जी मैं तो 40 साल से पॉलिटिशियन हूँ, तो मैं सबसे अच्छा पॉलिटिशियन हूँ।
अब चाहे वो चोर है, वो चाहे सही पॉलिटिशियन नहीं है, बदनीयत है, जो भी है, लेकिन जस्ट बिकॉज उसने 40 साल से काम किया है दैट डजंट मीन कि वो काम सही कर रहा है। देखिए, उम्र का, हमने पहले का उम्र का ताल्लुक जो है ना, वो दानाई से नहीं है, ये तो नई एस्टैब्लिश हो इल्म गया। से ये एस्टेब्लिश हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या एक शख्स 40 साल से सियासत में, तो क्या उसमें दानाई है, हिकमत है, लॉजिक है, या उसमें मेच्योरिटी? नॉट नेसेसरी। देखिए, बाज़ पॉलिटिशियन बहुत होशियार होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, सिर्फ अपनी जेबें गर्म करने में। बिल्कुल। तो ये हुनर है इंसान के पास कि बड़ा ज़बरदस्त इंटेलिजेंस है उसके पास कि वो अपने काम निकालता है, अपना माल बना रहा है। मगर जब हम बात करते हैं पॉलिटिशियन एज ए लीडर, तो लीडर वो होता है जो अगले इलेक्शन की नहीं सोचता, अगली नस्ल के बारे में सोचता है। ब्यूटीफुल। अगली नस्ल के बारे में सोचता है। ब्यूटीफुल। पॉलिटिशियन इलेक्शन के बारे में सोचेगा हमेशा। और आप पॉलिटिशियन जब अपनी ऑफिस में आ जाता है जीत के, तो उसके बाद आपको मिलेगा भी नहीं। मगर लीडर आपको किसी वक्त भी मिल सकता है। मिसाल के तौर पर आप अब्दुल सत्तार एदी लीडर था, रोड पे खड़ा होता था, आप मिल सकते थे जाके। अच्छा, डॉक्टर अदीब रिजवी, इतना बड़ा डॉक्टर SIUT चला रहा है, लीडर, जाके मिले, आपसे मिलेगा वो। तो लीडर की और ही पहचान होती है, वो एक ऐसा निज़ाम बनाते हैं जो आने वाली नस्ल के काम आता है, बिकॉज वो नस्लों को सोचते हैं। तो ये लॉजिक कह देना, या ये लॉजिक पे जिंदगी गुजारना कि हम उसको ही वोट देंगे जो इतने सालों से कर रहा है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारे साइकी में एक माइंड सेट है, जिसकी जितनी उम्र इतना दाना, इतना अक्लमंद, ये हमारे जहन में आया, विच इज नॉट करेक्ट, राइट? एक चीज याद रखे, जो बूढ़े लोग होते हैं, एल्डरी लोग होते हैं, हमें उनका अदब करना चाहिए। अगर वो बस में है तो आप अपनी सीट उनको दे दें। अदब इसलिए करना चाहिए कि उम्र का अदब है, ठीक है? सही। अगर उसके पास कोई हुनर है तो और मजीद इज्जत मिलनी चाहिए। मगर कुछ हुनर ना भी हो, अनपढ़ भी हो, गंवार भी हो, मगर अगर आपसे उम्र में बड़ा है, आपको उसको इज्जत देनी होगी, उसका अदब करना होगा, ये लाजिम है, चाहे कुछ भी ना हो उसके पास। अब उसके बाद अगर वो दाना है तो फिर आप उसके साथ वक्त गुजारें, उससे दानाई सीखें, उससे हिकमत सीखें। अगर उसके पास कोई हुनर है तो वक्त गुजारे, उससे हुनर सीखें। तो इस हवाले से जब एक बूढ़ा या बुढ़ापा इंसान को बुजुर्ग बनाता है, बुजुर्ग इज्जत है, एक मकाम दे दिया हमने बूढ़े लोगों को कि बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग आ रहे हैं, बुजुर्ग को बैठने की जगह दो, बुजुर्ग को पानी दो, कहते ना। मगर कुछ बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो फिर बुजुर्गी के लेवल पे जाते हैं, अल्लाह वाले, ठीक है, सूफिया कराम, औलिया कराम, उलमाए कराम, बुजुर्गी के लेवल पे पहुंचते हैं, जहाँ उनके पास हिकमत, दानाई, इल्म, तमाम चीज़। अपने अंदर के बच्चे को कैसे जिंदा रखना चाहिए? कि मैं अक्सर जब मुझे लोग देखते हैं तो समटाइम्स पीपल थिंक दैट आई एम अ बिट ओवर और आई एम अ बिट हाइपर, बट मुझे ये फील नहीं होता दैट आई एम 34, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे वही फील होता है जो मैं 15 साल में फील होता था। I would have sit with my friends the same way, I would eat the same way, I would do things the same way. So मेरे जहन में तो मैं कहीं बड़ी नहीं हुई वो अलग बात है, चौड़ाई और एज में बड़ी हो गई हूँ। तो ये इस बारे में कुछ बताएं। ठीक, तो ब्रेक नहीं लोगी तुम? नहीं, पहले आप बताओ ना। अच्छा, दिल के बच्चे को जिंदा कैसे रखना? वो एक गाना था ना, दिल तो बच्चा है। हाँ। दिल सबका बच्चा होता है, कुछ लोग इस बच्चे को मार देते हैं। मैच्योरिटी का ये मतलब नहीं कि आपने अपने इनर चाइल्ड को मार दिया, इनर चाइल्ड कहते हैं उसको। इनर चाइल्ड आपको ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ देता है। मसलन बचपन की बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, जो आपके अंदर है, मौजूद है, वो आपको ज़िंदगी के अंदर नए नए राहें तलाश कराती है, नए नए रिश्ते बनाती है, उसमें मोहब्बतें तलाश करते हैं, इज़्ज़त तलाश करते हैं, कामयाबी तलाश करते हैं। तो अब कुछ लोग ये समझते हैं कि नहीं, ये बचपना है। बचपना और बचपन दो अलग अलग चीज़ें। बचपना कहते हैं बचकाना हरकतों को या बचकाना सोच को। सोच हमेशा अपने ऊपर रखनी है, मगर बच्चे का मतलब ये कि छोटी छोटी चीज़ें आपको खुश करें। फॉर एग्जांपल, आप दूसरे बच्चों में जाके बैठें तो आपको उनसे प्यार हो, उन बच्चों के साथ आप बच्चा बन के खेलें या उनसे बातें करें। तो वो जो बचकाना एक आदत होती है इंसान के अंदर, वो ना हो, मगर वो बचपन की याद, बचपन का प्यार, सही, मतलब मासूमियत। और एक लफ्ज होता है अंग्रेजी में इनोसेंस, नाइवनेस, वो कभी खत्म ना करना अपने अंदर। इनोसेंस रहे, चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो जाए। तो इनोसेंस अपनी कभी खत्म नहीं करना। हम जाके देखेंगे डॉक्टर मुझे गोल्डन वर्ड्स, और हम आके डॉक्टर मुझे 2 सवाल पूछेंगे। एक तो ये, क्या एक छोटी उम्र में
कोई इंसान बुजुर्गी का जो है वो लेवल हाई अचीव कर सकता है, और दूसरा है कि क्या पहचान है कि हमें पता चले कोई बुजुर्ग है कि नहीं है। सो कीप वॉचिंग। किसी दाना ने बड़ी खूबसूरत बात कही, जब आप अकेले हो, तन्हा हो, कोई आपके साथ ना हो, तो ये सोचो कि आप क्या सोच रहे हो, यानी आपके ख्यालात और सोच पर आपकी नजर होनी चाहिए। और जब महफिल में हो, क्राउड में हो, तो अपनी जबान से अदा किए हुए अल्फाज पे तवज्जो दो कि क्या बोला जा रहा है। वेलकम बैक नाज़रीन। और जो मैंने 2 सवाल पूछे उस पर आ जाते हैं कि क्या इंसान छोटी एज में बुजुर्गी का जो लेवल है वो अचीव कर सकता है? देखिए, हम जो आमतौर पर बुजुर्गी आमतौर पर समझते हैं वो अल्लाह के रास्ते में आगे बढ़ना, एज के साथ साथ जो इबादत गुजार, तहारत गुजार, ये जो होता है उसके हवाले है। मेरे नज़दीक बुजुर्गी जो हम डिस्कस करें वो दाने हिकमत है, ठीक है। तो छोटी उम्र में भी दानाई और हिकमत मिल जाती है। इंसान का एक्सपोजर जब चीज़ों से होता है, अगर उसमें लर्न करता है तो उसको दानाई और हिकमत नसीब होती है। बिल्कुल। अगर लर्न नहीं करता, ज़िंदगी के मसाइल से सीखता नहीं है, गलत फैसलों से नहीं सीखता। एक दफ़ा ओपरा विनफ्री के उसमें शो में एक बहुत ही कोई कामयाब शख्स आया था, मैंने पूरा नहीं देखा, ज़रा से देखा था। तो उससे बहुत सारे सवाल पूछने के बाद जब एंड में आया तो उसने कहा कि तेरी कामयाबी का राज क्या है? तो उसने कहा गलत फैसले। उसने कैसे गलत फैसले? कहता गलत फैसले ने मुझे सिखाया कि सही फैसले कैसे करने। ब्यूटीफुल। और ज़िंदगी से मैं तो आपका कहने का मतलब है दानाई आ सकती है छोटी एज में, पर बुजुर्गी इज अनदर लेवल, वो दैट्स अनदर लेवल। सो नहीं, बुजुर्गी भी आ सकती है, मगर बुजुर्गी से मुराद हमारी के मतलब बाज छोटी उम्र में अल्लाह से बड़े मारिफत इलाही जिनको छोटी एज में हासिल हो जाती है ना, तो फिर तो छोटी एज में भी हो सकती है, मगर हम जनरली हम जो बात कर रहे हैं वो। और अच्छा, किसी बुजुर्ग के क्या साइंस होंगे? मतलब मैं कहूँगी यहाँ ये शख्स है जिसके पास कोई दाना ही है, या वो बुजुर्ग है, या उस बुजुर्ग या रूहानी शख्सियत है उसकी। देखिए, पहली तो बात ये कि बुजुर्ग कभी बहस नहीं करेगा। ओके, ठीक है। आप उससे सवाल पूछे, जवाब दे दिया, आपने काउंटर किया तो वो मुस्कुराएगा, ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा, डांटेगा नहीं, आपको प्यार से समझाएगा। और सबसे बड़ी बात, सब्र बहुत होता है इन लोगों में। दुनियादारी, दुनिया की चीज़ों से रग़बत नहीं होती, दौलत पैसे से रग़बत नहीं होती, बिल्कुल कंटेंट होते हैं ज़िंदगी में, जो भी मिले उसको आराम से, मतलब कोई ज़्यादा लालच किसी चीज़ की नहीं होती। तो वो कहते हैं जब अपने नसीब से खुश होता है। वो तो असल जो बुजुर्गी है वो उन लोगों में होती है जो अपने नसीब से खुश होते हैं कि अल्लाह तूने जो दिया, जैसा दिया, मैं राज़ी हूँ, बस तू मुझसे राज़ी हो। सो एज इज़ जस्ट ए नंबर। और डॉक्टर मोइस की बात सुन के मेरे जहन में एक बात आई, वो ये थी कि एक बुज़ुर्ग शख्स की जो एक वन मोर आई वुड से कि वो आय ख़त्म हो जाती है उसमें से, और जब आय ख़त्म हो जाती है तो आर्गूमेंट का कोई जवाब नहीं रहता, किसी का ना नहीं रहता, उसके अंदर ये नहीं रहता कि मैं सही हूँ, वो गलत है, वो गलत है, मैं सही हूँ। तो कोई प्रूफ करने के लिए वो नहीं, वो सिर्फ एक वो नहीं, स्टेट ऑफ लव जो आपने बात की थी, स्टेट ऑफ माइंड की, वो पूरा एक पैकर है उसका, पैकर है मोहब्बत का। लोग जो उसके करीब आके बैठते हैं, हाँ, वो उस एनर्जी को महसूस करके उससे बिल्कुल करीब हो जाते हैं। तो हमारा वो शो भी देखिएगा जिसमें हमने बात की है अबाउट लव एंड एवरीथिंग। सो वो ज़रूर देखिएगा आप शो। आपसे होगी इंशाल्लाह मुलाकात अब चांद रात पे। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, डॉक्टर मोइस को दुआ में याद रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, हमारी टीम को याद रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे इस सेगमेंट का हिस्सा बने जिसके अंदर आपको माह रमज़ान का गिफ्ट हैम्पर मिल सकता है, तो सिर्फ आपने इतना करना है, हमारा अपने यूट्यूब चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उनके नाम इस वक्त स्क्रीन पर आ रहे होंगे, उनके स्पॉन्सर्स को फॉलो करेंगे आप, या तो फिर लाइक करेंगे, और इस वीडियोज़ को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करेंगे। सबसे ज़्यादा शेयर करेगा वो गिफ्ट हैम्पर जीत सकता है, उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। एनीथिंग यू वांट टू ऐड सर? बस ये कि आपके साथ रमज़ान रहा, हमने सीखा बहुत कुछ आपकी फ़ीडबैक से, आपने सवाल कमेंट्स आपने भेजते रहे, उससे हमने सीखा। और ज़िंदगी एक प्रोसेस है लर्निंग का। वो कहते हैं कि जो नहीं सीखता वो होता है जो ज़िंदा नहीं होता। ज़िंदा इंसान को सीखना है, तो सीखने के 2 लेवल है, या तो आपको हालात और ज़माना सिखाता है तो बड़ी तकलीफ़ होगी, या खुद सीख लो, तो बेहतर है खुद सीख लो। बेहतर है खुद सीख लो। अब हमें दुआ में याद रखिएगा, हमारी पूरी टीम को दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।